हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि में पट्टा। दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय जलवायु। क्या भारतीय जलवायु की बात करें तो विश्व में कुल जितनी जलवायु पाई जाती है उन सब में जितनी विविधताएं होती हैं, उनमें विविधताओं को अगर देखा जाए तो विश्व के सभी जलवायु की विविधताएं भारत के जलवायु में हमें देखने को मिलती हैं। इवन हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जो जलवायु है वो विश्व की जितनी भी जलवायु है उससे कहीं ज्यादा विविधताएं हमें भारतीय जलवायु में देखने को मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर भारतीय जलवायु को हम अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें, तो पूरे विश्व के जलवायु को हम समझ सकते हैं। ये बातें हैं। तो आइए आज इसी भारतीय जलवायु पर हम बात करने वाले हैं। इसके बेसिक फीचर्स को आज चर्चा करेंगे। भारतीय जलवायु को पढ़ने से पहले भारत के लोकेशंस जब हमने बताए थे आपको कि भारत क्या है विश्व में, हमने बताया था कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बात की चर्चा हमने की थी। जैसे कि ये ग्लोब हमें दिख रहा है, ये ग्लोब, और ग्लोब पर हमें चूंकि पृथ्वी क्या है, गोल है और पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष पे, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर सूर्य का जो ताप है वो एक जैसे नहीं मिलेगा। यानी तापमान की स्थिति जो है पूरे पृथ्वी पर एक जैसी नहीं मिलेगी। तो जब पूरे पृथ्वी पर तापमान एक जैसे नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु एक जैसे नहीं होगी। पहला फैक्टर्स ये है। दूसरा ये है कि पृथ्वी पर बहुत सारे उच्चावच हमें देखने को मिलता है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो कहीं पर बहुत गहरी खाइयां हैं। यह भी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि पर्वत शिखर पर हमने बताया था कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं, यानी समुद्र तल की ऊंचाई से यदि हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऊंचाई पर हमें जाने पर यानी समुद्र तल से यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई पर तापमान में कमी देखी जाती है। जबकि वही अगर बात करें तो जब हम नीचे जाते थे तो हम बता रहे थे कि उसमें जो है तापमान बढ़ता है। तो ये बातें हमने पहले चर्चा की थी। लेकिन आज जलवायु चूंकि ऊपर हम जाएंगे, यदि सतह से हम ऊपर जाएंगे तो जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तापमान में कमी देखी जाएगी और तापमान की कमी के कारण कई सारे फैक्टर्स वहां भी काम करेंगे। तो यह एक फैक्टर्स हो गया। दूसरा क्या है कि चूंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य का तापमान, सूर्य की लंबवत किरणें जो पड़ती हैं 12 घंटे वो भूमध्य रेखा पर हमें देखने को मिलती है। चाहे सूर्य की स्थिति 6 माह उत्तरायण होती है और 6 माह दक्षिणायन होती है। तो यानी सूर्य 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में और 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है। तो इसी तरह से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे अक्षांश की स्थिति बढ़ती है, यानी 0 से 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हम 90 डिग्री तक जाते हैं तो हमें सूर्य की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है और वो वही परिवर्तन क्या करता है, वो भी जलवायु पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालता है। ठीक इसी तरह से हम जब साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब हम बात करते हैं तो 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से जब हम दक्षिण में जाते हैं तो भी उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये है फैक्टर्स इसमें। लेकिन भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। आज उन्हीं फैक्टरों पर बात करेंगे, बेसिक समझेंगे, बाकी डिटेल्स में फिर इसके आगे समझते हैं। चलिए, तो ये ग्लोब है। ग्लोब को आप समझ गए होंगे कि ग्लोब पर क्या है, 2 तरह की रेखाएं खींची गई हैं, एक अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं का भी अपना महत्व है और देशांतर रेखाओं का भी अपना महत्व है। क्या महत्व है इसके विषय में हमने पहले बेसिक जब आपको बताया था तो उसके विषय में चर्चा किया था।
भारतीय जलवायु में हम बात करते हैं, देखिए ये है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में, दो गोलार्धों में बांटती है। एक को हम उत्तरी गोलार्ध और दूसरे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हुई। इसके ऊपर हम चलते हैं तो 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे भूमध्य रेखा से मकर रेखा स्थित है। कर्क रेखा यानी भूमध्य रेखा से उत्तर में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा स्थित। सूर्य की जो स्थिति हमें लंबवत देखने को मिलती है, यानी सूर्य जो अपनी लंबवत किरणें देता है वो इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होते हैं। तो इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स, भूमध्य रेखा को इक्वेटर्स और मकर रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम कहते हैं। क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम कहते हैं, कैप्रिकॉन। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसका नाम है, ये ट्रॉपिक है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। चूंकि भूमध्य रेखा से उत्तर कर्क और मकर रेखा के बीच जितने भी क्षेत्र आते हैं, इन क्षेत्रों को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से, उष्ण कटिबंधीय जोन है ये। तो आप समझ गए होंगे उष्ण कटिबंधीय। तो भारत में, चूंकि भारत के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसका रोल क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। हमने आपको बताया था कि भारत क्या है, उत्तर पूर्वी जो है मध्य गोलार्ध में स्थित है और भारत के मध्य से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो है उष्ण कटिबंधीय और कर्क रेखा के उत्तर में हमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति कुछ इसके विपरीत हमें देखने को मिलती है, कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है। उसका रीजंस है कि क्या है? उसका रीजंस ये है कि भारत के उत्तर में, हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय स्थित है। ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि ये क्षेत्र हिमालय का है। तो हिमालय चूंकि विश्व के सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं में से, सबसे जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय भी एक सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट इसी पर स्थित है। तो ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी। पहला फैक्टर जो होता है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो होता है हिमालय। हिमालय का रोल क्या है ये समझेंगे। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है हिंद महासागर। चूंकि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ अरब सागर, और फिर हम जानते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये भी हिंद महासागर के ही पार्ट हैं। और पूरा क्या है? पूरा भारत जो है हिंद महासागर में, दक्षिणी भाग जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर भी इसे प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं सबसे पहले हिमालय के विषय में। हिमालय यदि ना होता तो कर्क रेखा के दक्षिण भाग में हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता। लेकिन हिमालय की स्थिति के कारण संपूर्ण भारत में हमें लगभग उष्ण कटिबंधीय जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। याद रखें, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ऐसे सामान्यतः मानसूनी जलवायु कहते हैं भारत को, मानसूनी जलवायु। चूंकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र ज्यादा है इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हिमालय क्यों प्रभावित करता है ये बात समझने का अब प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए हिमालय क्या है कि उत्तर जो भारत है, भारत के पूरब से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक इसका चापाकार विस्तार है। तो नतीजा क्या होता है? चूंकि हवाएं जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं,
जायज सी बात है कि जब गर्म हवाएं गर्म होकर किसी स्थल भाग से ऊपर उठती हैं, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, उस खाली स्थान को भरने के लिए ठंडी हवाएं दूसरे स्थान से वहां पर आती हैं। तो भारत यदि उष्णकटिबंधीय जोन में है, तो भारत उष्णकटिबंधीय जोन में होने के कारण यहाँ पर गर्मी अधिक होगी, तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, नतीजा उसे खाली हवा को भरने के लिए कोई ठंडी हवा आएगी, खाली जगह को भरने के लिए कोई ठंडी हवा आएगी। हिमालय होने के कारण जो बर्फीली हवाएं साइबेरियन क्षेत्र से आती हैं, वो साइबेरियन क्षेत्र से जो बर्फीली हवाएं आने वाली हैं, वो हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। नतीजा यही होता है कि वो हवाएं जब भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, तो उष्ण जोन हमेशा क्या बना रहता है, हमेशा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना रहता है, क्योंकि वो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। क्या है, वो ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। तो हिमालय की जो मुख्य भूमिका है वो पहली है, ये है कि वो क्या करता है, साइबेरियन, समझने का प्रयास करेंगे। साइबेरियन जो रूस, जिसे हम कहते हैं रूस, उत्तर जो पूर्वी रूस है हमारा, दक्षिण पूर्वी रूस का जो क्षेत्र है, उसके बाद वहां से हमारे इस क्षेत्र में जो हवाएं बर्फीली ध्रुवीय हवाएं आने वाली थी, वो अब भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, क्योंकि हिमालय होने के कारण वो क्या होती हैं कि इसके पीछे ही रोक दी जाती हैं। तो भारत बर्फाच्छादित, भारत का उत्तरी भाग बर्फाच्छादित होने से यानी शीतल से हवाओं से बच जाता है। तो ये हिमालय की प्रवृत्ति है, ये बचाने का काम करता है। दूसरा क्या है, वही है जब हिंद महासागर से या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से कोई भी हवा यदि गर्म हवाएं जो इस खाली स्थान को छोड़ी थी, उसको भरने के लिए यदि यहां से वायु नमी युक्त हवाएं यदि भारत में आती हैं, तो वो आके हिमालय से टकराती है, और हिमालय से टकराने के बाद भारत का जो उत्तरी भाग है पूरे संपूर्ण भारत पर वर्षा करवाती हैं। तो यह क्या है कि जो मानसूनी हवाओं को रोकता है और भारत में वर्षा करवाता है। तो हिमालय दो तरह से रोल प्ले करता है, एक तो हमें बर्फीली हवाओं से बचाता है, दूसरा जो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो मानसूनी हवाएं हैं उन्हें रोककर भारत में वर्षा करवाता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उत्तर में सबसे पहले बात किया हमने हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत क्या करता है, एक तो दक्षिणी जो बर्फीली हवाएं हैं उन्हें रोकता है, और मानसूनी हवाएं जो हैं उन्हें रोककर वर्षा करवाता है भारत में। दो चीजें हो गई। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं आगे। और हिंद महासागर क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर की अवस्थिति भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में जो है हिंद महासागर की अवस्थिति होने के कारण क्या होता है, दैनिक तापांतर न्यूनतम बना रहता है, यानी दिन में अधिक जो गर्मी है और रात में अधिक जो ठंडक, दोनों का जो न्यूनतम टेम्परेचर यह बना रहता है। चूंकि यहां से क्या होती है, वायु का सर्कुलेशन होता रहता है, गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, ठंडी हवाएं पुनः आती हैं, फिर गर्म होकर ऊपर जाती है, फिर तो समुद्र के तट के भाग पर लगभग सम जलवायु हमें देखने को मिलती है। यह एक फैक्टर है हिंद महासागर होने के कारण ऐसा हो पाता है। दूसरा, अत्यधिक आर्द्रता वाली वायु, हमें चूंकि सागर नजदीक होने के कारण वायु, यदि कोई वायु गर्म होकर सागर के सतह से गुजरेगी तो अत्यधिक आर्द्रता ग्रहण करेगी। तो अत्यधिक आर्द्रता ग्रहण करेगी, आगे चलकर जब हिमालय से वही हवाएं अत्यधिक आर्द्रता ग्रहण करने के बाद जब हिमालय से टकराएंगी
तो जायज सी बात है कि अधिक वर्षा करेंगी, क्योंकि उसमें आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी। तो ये फैक्टर्स है। इसके बाद क्या है कि हिंद महासागर के कारण ही, चूंकि हिंद महासागर क्या है, तीन तरफ से इस भारत को घेर रखा है, तो यहां पर कुछ हवाओं का जो प्रवेश होता है भारत में वो अरब सागर से होता है, और कुछ हवाओं का जो मानसूनी हवाएं हैं, कुछ हवाओं का जो प्रवेश होता है भारत में वो बंगाल की खाड़ी से होता है। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर है। बाद में यही हवाएं आगे चल के अलग अलग शाखाओं में वितरित होती, जैसे अरावली चूंकि समानांतर हवाओं के हो जाता है इसलिए आगे हवाएं निकल जाती हैं। नतीजा होता है कि राजस्थान पूरा थार क्षेत्र में देखने को मिलता है। राजस्थान में वर्षा कम होती है, कोई पूछे क्यों, क्योंकि उसका रीजन ये है कि जो हवाओं के समानांतर अरावली पर्वत की स्थिति, ये है इसका मूल कारण, इसीलिए राजस्थान में वर्षा कम होती है। और बाद में वही हवाएं जब आगे चल के हिमालय से पुनः वापस होकर लौटती हैं तो यहां तक आते आते उसकी नमी खत्म हो जाती है। तो नतीजा होता है कि लगभग 15 से 25% के आसपास वर्षा हमें देखने को, 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा हमें देखने को मिलती है। ये हो गई स्थिति। दूसरी, बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं जाती हैं ये भी हिमालय से टकराती हैं, तो बिहार, मेघालय, मणिपुर, इधर की जितने भी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सब में बहुत ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये तो दो चीजें मानसूनी क्षेत्रों में, जब मानसूनी वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में लगभग 80 से 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमें देखने को मिलती है भारत में। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है लेकिन तमिलनाडु इससे वंचित क्यों रह जाता है? तो तमिलनाडु वंचित रह जाता है, उसका एक रीजन है, बीच में कर्नाटक का जो क्षेत्र है, चूंकि पश्चिमी भाग को हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ऊंचाई होने के कारण ये अवरोध पैदा करती हैं, और इसके क्या है, इसके जो विपरीत भाग है इधर का, ये पूरा क्षेत्र क्या रह जाता है, चूंकि हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो यहां से टकराती हैं और पुनः वापस हो जाती हैं तो तट पर वर्षा करती हैं, लेकिन इसके पीछे का जो क्षेत्र है वर्षा से वंचित रह जाता है। बाद में जब शीत ऋतु आती है तो मानसून लौटता है, और लौटते मानसून से शीत ऋतु में क्या होती है, यहां पर वर्षा होती है। कब होती है? जब लौटता है मानसून। तो मानसून लौटते समय क्या होता है कि कुछ हवाएं, चूंकि हवाओं की दिशा क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं क्या होती हैं, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो समुद्र से जब हवाएं स्थल की ओर चलेंगी तो समुद्र से नमी लाएंगी और वर्षा करेंगी। शरद ऋतु में क्या होता है, जो सर्दी का मौसम होता है उस समय हवाओं की दिशा बदल जाती है। समझने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं जो है सागर से स्थल की तरफ, यानी समुद्र से स्थल की तरफ, और शरद ऋतु में स्थल से सागर की तरफ होती हैं। ये दोनों फैक्टर्स याद रखें। जब शरद ऋतु आती है यानी सर्दी का मौसम आता है तो हवाएं लौटती हैं, तो उस समय चूंकि सूर्य की स्थिति उस समय दक्षिणायन हो जाती है तो हवाएं भी अपना रूप बदल लेती हैं, हवाएं परिवर्तित होने लगती हैं और वो स्थल से जल की तरफ यानी स्थल से समुद्र की तरफ आती हैं। तो स्थल भाग से अगर हवाएं चलेंगी तो उसमें क्या होगी, नमी की कमी होगी। अब जब हवाओं में नमी ही नहीं होगी, आर्द्रता ही नहीं होगी, तो अवरोध कुछ भी हो, वर्षा नहीं होगी। यही हवाएं जब कुछ हवाओं का कुछ भाग जो इधर से बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरने लगता है तो
जो कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु क्षेत्र है, चूंकि बंगाल की खाड़ी पर जब वो हवाएं स्थल से तो चली थी, लेकिन जब बंगाल की खाड़ी से ऊपर गुजर रही थी तो उसमें आर्द्रता ग्रहण कर ली। क्या आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और बाद में वही हवाएं जब हिमालय क्षेत्र जब कोरोमंडल तट के पास जाती हैं तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनसे टकराती हैं, तो उसमें आर्द्रता तो बंगाल की खाड़ी से आने के बाद क्या होती है, फिर यही तट पर तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा करती हैं। अब आप समझ गए होंगे, तमिलनाडु तट में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, कई बार क्वेश्चन आया है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में बात करें कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। मेघालय में क्यों होती है, क्योंकि मेघालय का जो क्षेत्र है वहां पर कई सारे कीपाकार पहाड़ियां पाई जाती है, और पार्टिकुलर पूछा जाता है कई बार मेघालय और मेघालय में दो स्थान है, एक मासिनराम और एक चेरापूंजी। पहले कुछ दिनों तक चेरापूंजी था जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा में देखने को मिलती। मासिनराम में क्यों सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां की पहाड़ियां कीपाकार हैं, और कीपाकार का मतलब यह हुआ कि बिल्कुल देखिए ये पहाड़ियां हैं, इस तरह से उसकी स्थिति है, जब कोई हवा इसके पास से गुजरती है तो इसमें बहुत देर तक सर्किल करती है। नतीजा होता है कि जितनी भी उसमें आर्द्रता होती है पहाड़ियों के अवरोध के कारण उसके अंदर ही वहीं पर वर्षा हो जाती है। ठीक, तो मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण क्या है कि पहाड़ियों का कीपाकार होना। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये बेसिक समझ लेंगे, इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। बात क्या अब करें तो कई सारे फैक्टर्स और हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स, एक बार इनको नोट कर लीजिए। पहला हमने तो वैसे बता दिया आपको जो महत्वपूर्ण है, फिर भी आप नोट कर लीजिए। चलिए समझने का प्रयास आपने किया। हम लिख रहे हैं, एक एक करके नोट करिए। देखिए सबसे पहले भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार इसको प्रभावित करता है। क्या? भारतीय जलवायु, देखिए स्थिति और अक्षांशीय विस्तार जैसा कि हमने चर्चा अभी किया। दूसरे में बात करें, अक्षांशीय विस्तार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने इसके विषय में आपको बताया कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के कर्क और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र देखने को मिलता है। ये सब बातें इसको प्रभावित करती हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करें समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी हमने बताया कि जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवाएं, जो आर्द्रता वाली हवाएं हैं, वो उसमें विषमता हमें देखने को मिलती हैं। भारत समुद्र से तीन तरफ घिरा हुआ है, तो भारत के जो तटीय भाग है यहाँ पर सम जलवायु हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए फिर उत्तर में पर्वतीय श्रेणियों में हिमालय की, इसके बाद क्या है तीसरे नंबर पे हम हिमालय को ले लेते हैं। हिमालय की अवस्थिति भारत के जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि हिमालय क्या शीतलहर जो वाली हवाएं हैं उन्हें रोकता है, और इधर भी जो मानसूनी हवाएं उन्हें रोककर भारत में वर्षा करता है, तो दो तरह से ये काम करता है। इसके बाद बात करें जो प्रभावित करने वाले कारकों में से चौथा है वो भू आकृति, यानी भारत का जो बनावट है वो, इसकी संरचना, पर्वत, पठार, घाटियां, ये सब सारी चीजें क्या हैं, कहीं पर रेगिस्तान। भारत का जो डिजर्ट एरियाज है, थार का मरुस्थल है, वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, वो भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो हम यहां लिख सकते हैं इसमें थार मरुस्थल
ठीक है। हिमालय भू आकृति में थार मरुस्थल पर्वत पठार जो भी चीजें भारत में हमें देखने को मिलती हैं उसकी आकृति देखने को हमें मिलती। इसके बाद भारत के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं क्या है कि जो भारतीय मानसूनी हवाएं हैं वो उनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। मानसूनी हवाओं की दिशा तो परिवर्तित होती है, लेकिन भारतीय मानसून में बात करें तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो बिल्कुल अलग तरह से प्रभावित होती हैं। क्यों? उसका प्रभाव क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ITCZ जो है उसका पेटियों का क्या होता है ना, ताप पेटियों का खिसकाव होता रहता है। कभी पेटियां ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं, कभी पेटियां नीचे की तरफ खिसक जाती हैं, तो इसका प्रभाव होता है। आगे इसके विषय में डिटेल चर्चा करेंगे, अभी बस आप इतना समझें, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं, नेक्स्ट जो है वो है जेट स्ट्रीम। तो भारतीय मानसून को जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में एक चलने वाली क्या है, एक चलने वाली तीव्र हवाओं की एक श्रृंखला है। बात करें भूमि से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ये हवाएं चलती रहती हैं, नियमित चलती रहती हैं। इनकी गति जो होती है पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, ये बात आप नोट कर लेंगे। इसके बाद इनकी जो गति है किधर है, इनकी जो दिशा है बहने की वो पश्चिम से पूर्व है। गति की बात करें तो लगभग 150 से 300 किलोमीटर के आसपास इनकी रफ्तार हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ भी भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात? और पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ में जब प्री मानसून आता है तो उस समय क्या होता है कि हमारे जो भूमध्य सागर से उठने वाले कुछ क्षेत्र, चूंकि भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, तो निम्न वायुदाब क्षेत्र में क्या होता है उसी समय भूमध्य सागर में हमें उच्च वायुदाब देखने को मिलता है। तो उच्च वायुदाब से हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब की तरफ अग्रसर होती है। नतीजा होता है कि जो हवाएं भूमध्य सागर से उठती हैं वो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर से होते हुए आगे आकर भारत में प्रवेश करती हैं। उसकी शाखाएं दो भागों में बढ़ती हैं, एक तो हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक शाखा उसी में से हिमालय के दक्षिण में जो आती है भारत में प्रवेश करती है। तो उसी समय जो शाखा प्रवेश करती है तो जम्मू कश्मीर में उसी से वर्षा होती है। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में हमें उस समय वर्षा देखने को मिलती है। तो ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रभावित करने वाले कारकों में दक्षिणी दोलन है। दक्षिणी दोलन एक एक करके इनको समझेंगे, लेकिन अभी आप समझ लेंगे। जब कभी हिंद महासागर के ऊपरी भाग पर अधिक दबाव होने लगता है, ठीक है, तब प्रशांत महासागर से निम्न वायुदाब क्या है, निम्न वायुदाब बनता है। और जब प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब होता है, यानी हम ये कह सकते हैं दक्षिणी दोलन का जो डिस्टरबेंस है, हम ला नीनो और अल नीनो दो चीजें भारत को प्रभावित करती हैं। इसके बाद दक्षिणी दोलन से ही वहीं से ये प्रक्रिया शुरू होती है। तभी भारत में दो और फैक्टर्स का जन्म होता है जिसका नाम है ला नीनो। क्या? ला नीनो और एल नीनो। ला नीनो और एल नीनो ये दो फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी भी चर्चा अलग से करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। इतनी बातें बेसिक्स हैं जो आज हमने इस वीडियो में चर्चा की। एक एक करके डिटेल से हम इसकी चर्चा करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। वीडियो कैसे लगी, आज की का सेशन आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। यदि
ये सेशंस आपको पसंद आया या आपके द्वारा कोई सुझाव हो तो हमें आपका सुझाव अपेक्षित है। आप सुझाव अपना दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का समापन यही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।